जब भी कोई निर्णय लेने की प्रक्रिया में आप उतरते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या है? सबसे पहला स्टेप है ये देखिए कि निर्णय की प्रक्रिया में उतरने से पहले आप निष्पक्ष और तटस्थ हैं या नहीं हैं। एक शब्द होता है तटस्थ, जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं न्यूट्रल। तटस्थता को न्यूट्रलिटी बोलते हैं। इससे मिलता जुलता एक प्रसंग है निष्पक्ष या निष्पक्षता कह लीजिए, इसको बोलते हैं इम्पार्शियल होना। निष्पक्ष होने का मतलब ये नहीं है कि अपने पक्ष के विरुद्ध खड़े ही हो जाना है हमेशा, और निष्पक्ष होने का मतलब ये भी नहीं है कि दूसरे पक्ष के विरोध में खड़े हो जाना है। आपके सामने फैसले आएंगे कि शादी इससे करूं कि इससे करूं, पहले से नहीं बना लेना दिमाग में, पहले सब बातों को जान लेना है। निष्पक्ष रहिए, तटस्थ रहिए, सब पक्षों को जानिए, फिर फैसला कर लीजिए। उससे ही पूछिए कि उसकी चॉइस भी है कि नहीं है। ऐसा थोड़ा सिर्फ आपकी चॉइस का मामला है, उसकी भी तो होनी चाहिए। तो ये पहला स्टेप है कि आप जब किसी प्रोसेस में उतरें तो पहले कोशिश कीजिए कि राय पहले से ना बने, क्योंकि फैसला पहले कर लिया फिर तो बेकार की बात है ना। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसकी नंबर 2 हो गई यहां से, ठीक है। तो जब हमें शुरुआत का प्रोसेस समझ में आया, अब प्रोसेस ये है कि जब हम जजमेंट की तरफ बढ़ेंगे तो हमें क्या क्या जानना है उस मुद्दे पर फैसला करने से पहले। तो सेकंड स्टेप है जो आपका इनपुट है, इनपुट कलेक्शन कैसे होना चाहिए। इनपुट का मतलब वो सारी जानकारी है जिनके बेस पर आप फैसला करेंगे, है ना। आपकी भाषा में कि वो लड़का कैसा है, वो लड़की कैसी है, उसके बारे में 10 जानकारी जुटा लेनी है पहले। तो जो इनपुट्स आप लेंगे, पहली बात तो इनपुट्स एडिक्वेट होने चाहिए। और एक नियम होता है नेचुरल जस्टिस का। हमारे सुप्रीम कोर्ट ने मेनका गांधी केस, बहुत फेमस केस है 1978 का, आर्टिकल 21 के बारे में है। उसमें बड़ी अच्छी बात कही कि जो आर्टिकल 14 है संविधान का, जो कहता है कि समानता का अधिकार है, उसमें लिखा भले ना हो पर उसके अंदर निहित है पर्याप्त सुनवाई का अधिकार, राइट टू एडिक्वेट प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन। इसका मतलब कोई भी अदालत, कोई भी कमीशन, कोई भी अथॉरिटी, वो पासपोर्ट अथॉरिटी के बारे में था, पासपोर्ट ऑफिसर के बारे में था, कोई भी सरकारी अधिकारी किसी व्यक्ति का पक्ष सुने बिना, यानी कि दूसरा पक्ष सुने बिना कोई फैसला नहीं कर सकता है। ये जरूरी है और ये संविधान का मूल ढांचा है। सरकार का कोई भी अधिकारी आपके खिलाफ कोई फैसला बिना आपको सुनवाई का मौका दिए कर ही नहीं सकता है। हाँ, सुनवाई का मौका दे, आप कहें कि मुझे कुछ कहना ही नहीं है, तो कर सकता है, पर आपको चांस मिलना चाहिए। अगर आपने एक पक्ष को सुना और दूसरे पक्ष को सुना ही नहीं, कि आपने एक पक्ष को सुना, आपको लगा इतना ऑथेंटिक है, पर्याप्त है, फैसला कर लो, लेकिन दूसरा पक्ष इतना ड्रामेटिकली अलग होता है, इतना जरूरी होता है कि वो सुनने के बाद आपको लगता है कि ये तो, इसके बिना तो फैसला हो ही नहीं सकता था। इसलिए कोई पक्ष कितना भी कन्विंसिंग हो, पूरा परिवार, पूरा धर्म, पूरा समाज, पूरी राजनीति सब एक तरफ बोल रहे हैं, तब भी ध्यान रखना है कि एक दूसरा पक्ष भी होता है। और जब तक सिक्के का दूसरा पहलू नहीं देखेंगे, आप सच के नजदीक पहुंच नहीं पाएंगे। हमेशा देखिए। अब जब इतना कुछ हो गया, आपने नेचुरल जस्टिस भी देख लिया, एडिक्वेट आपके पास फैक्ट्स हैं, पक्ष विपक्ष में हैं, दोनों तरफ के हैं, वो सब देख लिए, तब सवाल आता है कि अब हमें जजमेंट करने की ओर बढ़ना है। और जजमेंट करते समय हमें किन किन गलतियों से बचना है। एक वर्ड होता है, आपने एक शब्द मतलब वो एक विषय का नाम सुना होगा, लॉजिक, सुना है? तर्कशास्त्र बोलते हैं इसको हिंदी में। लॉजिक इज ए पार्ट ऑफ फिलोसफी। फिलोसफी की कुछ ब्रांचेस हैं, उनमें से एक का नाम लॉजिक है। और लॉजिक का काम ये बताना है कि हम फैसला करते हुए, तार्किक फैसले करते समय कौन कौन सी त्रुटियां करते हैं। उन त्रुटियों को बोलते हैं फैलेसी, या हिंदी में बोलते हैं तर्क दोष। कि तर्क करते हुए कौन सी गलती आमतौर पे हमसे हो जाती है अगर हम प्रिकॉशन ना लें, अगर हम समझदारी से काम ना करें। तो जजमेंट करते समय हमें कुछ ऐसी गलतियों से बचना है जिन्हें जनरली हम फैलेसी कह सकते हैं, तर्क दोष कह सकते हैं। तर्क दोष तो 50 तरह के हैं, हम बहुत कॉमन सेंस वाली जो चीजें उनकी बात करेंगे, जो सामान्य जीवन में अप्लाई होती है, अक्सर होती है।
जैसे एक है कि आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपके इनपुट और जजमेंट के बीच में प्रोपोर्शन ठीक होना चाहिए। प्रोपोर्शनैलिटी यानी अनुपातिकता का सिद्धांत ठीक से काम करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि इनपुट जितना है फैसला उतना ही होना चाहिए। ऐसी बात समझ में नहीं आ रही होगी बिना एग्जाम्पल के ना, एग्जाम्पल से बात समझ लेते हैं। तो मान लीजिए किसी लड़की का पेन खत्म हो गया, साथ में एक लड़की बैठी, उसके पास भी पेन नहीं है एक्स्ट्रा। पहले उसने उसी से पूछा पर पेन नहीं है, क्लास चल रही है बहुत जबरदस्त तरीके से, बहुत जरूरी बात चल रही है, अब वो क्या करे बेचारी। तो आसपास दो तीन लड़के बैठे थे, उनमें से किसी एक से उसने कहा कि पेन है क्या? तो वो लड़का तो पेन एक्स्ट्रा ला ही रहा था बहुत दिनों से कि कभी चांस मिले तो मैं पेन दूं, तो खटाक से पेन दिया उसने। बच्चे तो अपना पेन भी दे देते हैं कि हाँ है ना, लो तुम ये लो, हम तो वैसे ही आगे थे क्लास में। अब उन बच्चों में क्लास के बाद बात चल रही कि इसी से क्यों मांगा, क्योंकि वहां तो तीन लोग बैठे हुए थे, इसी से मांगा यानी कुछ खास बात है। और पूरा शास्त्रार्थ चल रहा है क्योंकि इसके पास एक कार है तो बाकी दोनों बेकार हैं। फिर और चल रहा है, नहीं ये दिखने में अच्छा लगता है, नहीं ये, नहीं वो, नहीं वो। फिर अंत में किसी ने उससे पूछ लिया, इन लड़कों में से एक की बहन क्लासमेट थी, उस बहन को बीच में लाया गया कि तुम पूछ के बताओ क्या बात है। उसने पूछा कि तुमने यार पेन इसी से क्यों मांगा, तीन लोग बैठे थे। वो पता क्या बोलती है, किससे? कौन था? आप कह रहे कि ये तीन लोग थे, तुमने इनमें से इसी से पेन क्यों मांगा? बोली अच्छा ये तीनों थे क्या वहां? मैंने तो देखा ही नहीं, ऐसे मान लिया पेन दे दो भाई, मैं तो सोचा भी नहीं। और तब उन मतलब महाराज को पता लगता है कि वो चुने नहीं गए हैं, वो बाई चांस बैठे थे तो उनसे पेन मांग लिया गया है। तो आपकी उम्र में थोड़ा ज्यादा होता है कि इनपुट को बहुत बढ़ा बढ़ा के देखने की आदत हम लोगों को होती है। तो इनपुट जितना है ना, फैसला उतना ही। अगर किसी ने कहा कि भाई पेन दे दो, यानी पेन मांगा है ना, तो कहने का भाव ये है कि जो इनपुट है उस इनपुट से जितना फैसला निकले उतना ही फैसला निकालिए, उससे ज्यादा फैसला मत निकालिए। उसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी। जजमेंट की दूसरी फैलेसी को बोलते हैं इलिसिट जनरलाइजेशन, अवैध सामान्यीकरण इसको बोलते हैं हिंदी में। ये हम सब बहुत करते हैं, बहुत ज्यादा। छोटे बच्चे भी जैसे पहली बार कोई पसंद आ गया उनको, मान लीजिए किसी को देखकर अच्छा लगना है तो बहुत स्वाभाविक है। अगर बिल्कुल नहीं ऐसा हो रहा तो चिंता की बात है, और हो रहा तो नॉर्मल बात है। और उसी मासूमियत में जाके उसने कह दिया कि आप मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। और दूसरे व्यक्ति को ना मना करने की तमीज नहीं थी। भाई मना करने की भी तमीज होती है ना। और उसने कहा कि बेहतर होता कि एक बार आईना देख लिया होता मुझे कहने से पहले। इस बच्ची का दिल टूट गया, या बच्चे का दिल टूट गया, खतरनाक टूटा है। और इसने फैसला किया दुनिया के सारे लड़के ऐसे होते हैं, दुनिया की सारी लड़कियां धोखेबाज होती हैं, अब किसी से नहीं बात करनी, अब जिंदगी भर अकेले ही रहेंगे। ये है जनरलाइजेशन। तीसरी फैलेसी क्या होती है कि हम लोग एक एक आपने शब्द सुना होगा, बाइनरी आजकल चलता है खूब। हम लोग एक खास माइंडसेट में रहते हैं, उसको बोलते हैं बाइनरी या डाइकोटमी। एक शब्द चलता है फिलोसफी में, एक माइंडसेट का नाम है डाइकोटमी। बाइनरी थिंकिंग बोलते हैं। इसका मतलब या तो ये या वो। इसका मतलब क्या है कि हम चीजों का फैसला करते हुए या तो इस तरफ खड़े होंगे या इस तरफ खड़े होंगे, और हम ये सोचने को तैयार ही नहीं है कि इन दोनों से अलावा तीसरा या चौथा या पांचवा रास्ता भी हो सकता है। ये आदमी या तो अच्छा है या बुरा है, या ईमानदार है या चोर है, या वफादार है या बेवफा है। जबकि दुनिया में रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक ही आदमी ईमानदार भी होता है, चोर भी होता है। ऐसे कुछ लोग हैं जो ऑफिस के मामले में 100% ईमानदार होंगे, पारिवारिक मामले में चोर हो सकते हैं। परिवार में 100% ईमानदार हैं, ऑफिस में चोर एक नंबर के। ऐसे लोग होते हैं, बहुत होते हैं। कि कोई कैरेक्टर सिर्फ अच्छा या बुरा नहीं होता है, अच्छा और बुरा होता है, और मामला केवल प्रपोर्शन का है। कोई 45% अच्छा है, 55 बुरा है, कोई 55 अच्छा है, 45 बुरा है, कोई 65
34 पे है, कोई 72-28 पे होगा, कोई 24-76 पे होगा। इसको हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूम की अप्रोच। और कॉन्टिन्यूम का मतलब ये है कि जब आप फैसला करें, हमेशा किसी चरम पर ना रहें, किसी एक्सट्रीम पर ना रहें। और चौथी बात जो आपकी उम्र में ज्यादा मैटर करती है वो ये कि जब भी कोई फैसला हो, हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी डिसीजंस आपके हैं वो टेम्परेरी हैं। और इसलिए इतनी फ्लेक्सिबिलिटी हमेशा रखिए कि अगर कुछ नए और ऑथेंटिक इनपुट्स मिलते हैं तो आप अपनी राय, अपना निर्णय, अपना फैसला बदल सकें। कई बार हम इतने रिजिड होते हैं अपने फैसलों को लेकर, लगता है कि एक बार कह दिया, लोग क्या कहेंगे, अब कैसे बदले अपनी बात को। यही तो साहस है, ये कह पाना कि मैं जो कह रहा था वो गलत था। आज मुझे लगता है कि मैं अपना ही बेहतर संस्करण हूं, अपना ही बेटर वर्जन हूं। ये साहस कि जो मैंने फैसला किया है, एक समय के बाद हो सकता है कि पर्याप्त इनपुट्स ऐसे मिले कि मुझे ही समझ में आ जाए कि फैसला गलत था। और गलत था तो मैं गलत फैसला क्यों ढोता रहूं भाई? क्यों नहीं ईमानदारी से मान लूं कि हाँ, ये गलती हुई, अब मैं उस गलती का निराकरण कर रहा हूं। मेरी राय पहले ये थी, अब मेरी राय ये है। और अभी भी गारंटी नहीं है कि हमेशा ही रहेगी राय, कल को बदल सकती है। हाँ, ह्यूमन रिलेशंस में आप नहीं कर सकते ऐसा बार बार, लेकिन सामाजिक मुद्दों पे, राजनीतिक मुद्दों पे तो कर ही सकते हैं। और इसलिए आज के दौर में अगर आप इन प्रिकॉशंस को ध्यान रखते हैं तो मेरा ख्याल है कि हम बेटर जज होंगे। जज बनना बहुत मुश्किल काम होता है, हम जज बनते बहुत ज्यादा हैं। अपने मामले में वकील, दूसरों के मामले में जज तुरंत बन जाते हैं। लेकिन जजमेंटल होना जज होना नहीं है, जजमेंटल हुए बिना ठीक फैसला करना जज होना है।